सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 127। पहला प्रश्न। एक भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? एक सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। 2 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। 3 सामाजिक पूंजी विकास। 4 कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति। 5 बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी। 6 सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 5। बी केवल 1, 3, 4 और 5। सी केवल 2, 3 और 6। डी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारत में कृषि में सार्वजनिक निवेश को निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण कृषि वित्त को बेहतर तरीके से सुलभ बनाने के लिए। सामाजिक पूंजी विकास सामाजिक संरचनाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसे सड़कें, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। शीतागार सुविधाओं का निर्माण खाद्य संरक्षण और भंडारण के लिए सरकारी सुविधाएं स्थापित करना। जबकि अन्य विकल्प जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली आपूर्ति और कृषि ऋण माफी सीधे सार्वजनिक निवेश के रूप में नहीं माने जाते हैं, वे किसानों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रम हैं। अगला प्रश्न। 2 भारत में फर्म के ब्याजव्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? 1 यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। 2 यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। 3 उधार लेने वाली फर्म का ब्याजव्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2। बी केवल 2। सी केवल 1 और 3। डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। ब्याजव्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी फर्म की ऋण चुकता करने की क्षमता का माप होता है। इसका उच्च मान दर्शाता है कि फर्म के पास ब्याज भुगतान करने के लिए पर्याप्त आय है, जबकि निम्न मान ऋण चुकता करने में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यह 1 और 2 नंबर कथनों में सही है, क्योंकि यह फर्म के वर्तमान और भविष्य के जोखिम मूल्यांकन में मदद करता है। 3 नंबर कथन गलत है, क्योंकि अधिक ब्याजव्याप्ति अनुपात का मतलब यह होता है कि फर्म की ऋण चुकता करने की क्षमता अच्छी है, न कि खराब। अगला प्रश्न। 3 हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थीं? 1 न्यूनतम समर्थन मूल्य। 2 सरकार द्वारा व्यापार करना। 3 सरकार द्वारा भंडारण करना। 4 उपभोक्ता सहायकियां सब्सिडीज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 4। बी केवल 1, 3 और 4। सी केवल 2 और 3। डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक नीतियां निम्नलिखित हैं। 1 न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकार चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करती है, जो किसानों को चावल बेचने के लिए एक सुनिश्चित न्यूनतम मूल्य प्रदान करता है। 2 सरकार द्वारा व्यापार करना सरकार चावल के आयात निर्यात से संबंधित व्यापार नीति को नियंत्रित करती है, जो मूल्य निर्धारण पर प्रभाव डालता है। 3 सरकार द्वारा भंडारण करना सरकार चावल के भंडारण के द्वारा आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करती है, जो मूल्य स्थिरता में सहायक होता है। 4 उपभोक्ता सहायकियां सब्सिडीज सरकार चावल पर विभिन्न सब्सिडी प्रदान करती है, जो अंततः चावल के उपभोक्ता मूल्य को प्रभावित करती है। इन सभी नीतियों का चावल के मूल्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न। 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। 2 भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। 3 पिछले 5 वर्षों में
दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक और दो, बी. केवल दो, सी. केवल तीन, डी. एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है बी। कथन एक, भारत श्रीलंका के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है, लेकिन यह सतत वृद्धि नहीं रही है। कभी कभी व्यापार में अस्थिरता आती है और ये तथ्य केवल कुछ वर्षों तक सीमित हो सकते हैं। कथन दो, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों एक प्रमुख व्यापारिक वस्तु है, यह सच है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। कथन तीन, पिछले 5 वर्षों में नेपाल भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार नहीं रहा है और इसका व्यापार बहुत सीमित है। अगला प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? ए. अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, बी. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड, सी. ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम, डी. इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का उत्तर है ए. अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की सभी G20 के सदस्य हैं। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड का समूह G20 में नहीं है क्योंकि मलेशिया और न्यूजीलैंड G20 सदस्य नहीं है। ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम का समूह भी G20 सदस्य नहीं है क्योंकि ईरान G20 का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का समूह G20 में नहीं है क्योंकि सिंगापुर G20 सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न 6, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? 1, अफार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। 2, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए। 3, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए। 4, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। 5, परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, 2 और 5, बी. केवल 1, 3 और 4, सी. केवल 2, 3, 4 और 5, डी. 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है बी। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत कृषकों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 1, अफार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए खेती से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। 2, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए कृषि कार्यों के दौरान परिवार की उपभोग संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। 3, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए कटाई के बाद के खर्चों को पूरा करने के लिए। इसमें कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों और ग्राम शीतागार की स्थापना जैसे उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में भार, वेटेज, उनके थोक मूल्य सूचकांक WPI में दिए गए भार से अधिक है। 2, WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है। 3, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। कथन 1, यह सही है कि CPI में खाद्य वस्तुओं का भार WPI की तुलना में अधिक है क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए खाद्य वस्तुएं महंगाई का प्रमुख हिस्सा होती हैं, जबकि थोक मूल्य सूचकांक WPI में इसका भार कम होता है जो मुख्य रूप से उत्पादकों के लिए है। कथन 2,
यह भी सही है। WPI केवल वस्तुओं के मूल्यों में बदलाव को मापता है, लेकिन यह सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI करता है। कथन 3, यह गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने CPI को मुद्रास्फीति के मुख्य मानक के रूप में अपनाया है, न कि WPI को। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी में जाकर मिलती है। 1 मेकोंग, अंडमान सागर। 2 थेम्स, आयरिश सागर। 3 वोल्गा, कैस्पियन सागर। 4 ज़्म्बेज़ी, हिंद महासागर। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी, मेकोंग, अंडमान सागर। यह गलत है। मेकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया में बहती है और यह दक्षिण चीन सागर में मिलती है, न कि अंडमान सागर में। थेम्स, आयरिश सागर। यह गलत है। थेम्स नदी इंग्लैंड के पास बहती है और यह उत्तरी सागर में मिलती है, आयरिश सागर में नहीं। वोल्गा, कैस्पियन सागर। यह सही है। वोल्गा नदी रूस की सबसे बड़ी नदी है और यह कैस्पियन सागर में मिलती है। ज़्म्बेज़ी, हिंद महासागर। यह भी सही है। ज़्म्बेज़ी नदी दक्षिणी अफ्रीका में बहती है और यह हिंद महासागर में मिलती है। अगला प्रश्न 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश UT में असीमित होता है। 2 अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। पहले कथन में कहा गया है कि सभी अनाजों, दालों और तिलहनों का MSP पर खरीद असीमित होती है, जो गलत है। MSP के तहत खरीदी की सीमित मात्रा होती है और केवल उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इसे लागू किया जाता है जहां केंद्र सरकार के निर्देश होते हैं। दूसरे कथन में कहा गया है कि MSP हमेशा बाजार मूल्य से ऊपर निर्धारित होता है। यह भी गलत है। MSP किसानों को एक न्यूनतम मूल्य प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन बाजार मूल्य MSP से ऊपर या नीचे हो सकता है। अगला प्रश्न 10 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर, अल्पकालीन प्रतिभूतिरहित वचन पत्र है। 2 जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। 3 शीघ्रावधि द्रव्य, कॉल मनी, अंतरबैंक लेनदेनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। 4 शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। पहला कथन सही है क्योंकि वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर, एक अल्पकालिक 90 से 364 दिन प्रतिभूतिरहित वचन पत्र होता है जिसे बड़े निगम और वित्तीय संस्थान जारी करते हैं। तीसरा कथन भी सही है क्योंकि शीघ्रावधि द्रव्य, कॉल मनी, एक अल्पकालिक 24 घंटे या 1 दिन वित्तीय साधन है जो अंतरबैंक लेनदेनों के लिए उपयोग होता है। दूसरा और चौथा कथन गलत है। जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एक अल्पकालिक प्रपत्र होता है, न कि दीर्घकालिक, और शून्य कूपन बॉन्ड ब्याज रहित होते हैं, न कि ब्याज सहित।